अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में पढ़ेंगे पैरेलल आरएल सर्किट। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन अगर देख लेते हो तो जो आरएल सर्किट पैरेलल में बनता है ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएंगे। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कुछ पूछेगा तो बता पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसके नाम से जो है ना चीज़ों को फाइंड करते हैं ताकि कभी भी रट्टा लगाना ना पड़े। पैरेलल का मतलब क्या है कि करंट को पास होने के लिए, यानी जब करंट गुजरेगा, जिस रास्ते से करंट गुजरेगा उसको एक से ज़्यादा रास्ते मिलेंगे गुजरने के लिए। करंट को गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मिलेंगे, अभी वो मैं बनाऊंगा तो नज़र आएगा। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेजिस्टर। एल का मतलब है इंडक्टर। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टर। एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा, मगर पैरेलल में होगा, तो उसे आप कहोगे आरएल सर्किट। चलो आओ ड्रॉ करते हैं। और हाँ, याद रखना पूरा चैप्टर एसी का है, अल्टरनेटिव करंट का है, तो सोर्स हमारे पास एसी सोर्स होगा। देखो ये आ गया आपके पास एसी सोर्स। देखो जब भी कोई सर्किट बना रहे हो तो बैटरी या कोई सोर्स तो दोगे ना, वरना उसके बगैर सर्किट क्या काम करेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास सर्किट। अब मैंने क्या कहा था? करंट को गुजरने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका रेजिस्टर। ठीक है, मेरे साथ बनाते जाओ ताकि याद रहे। और ये आ गया आपका इंडक्टर। ठीक है, अब देखो करंट यहां से निकला, करंट ने अपना सफर शुरू किया। करंट को हम कहेंगे आई एस। एस का मतलब है सोर्स से जो करंट आ रहा है। जब करंट यहां पर आया, इधर पहुंचा, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो इस तरफ चला जाए। ठीक है, मेरे प्ले बटन की तरफ चला जाए। सही, और तो कहीं नहीं जा सकता ना, उसी तरफ जाएगा, रिवर्स में तो करंट आएगा नहीं, तो उस तरफ चला जाए। मगर जब करंट इस ए पॉइंट पर पहुंचा, व्हाट अबाउट हियर? इधर क्या होगा? देखो हमारे पास जो आई एस करंट आ रहा है ना, इधर जो करंट आ रहा है, इसके पास अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि वो इंडक्टर में चला जाए, एक रास्ता यह है कि वो रेजिस्टर में चला जाए। बात समझ आ रही है? करंट के पास दो रास्ते हैं ना। देखो एक तो यहां पर आने का रास्ता है जो कि आई आर हो जाएगा, और एक सामने जाने का रास्ता है। और यहां पर जब करंट आएगा, इधर करंट जब आएगा, इधर जब करंट आएगा तो वो आई एल हो जाएगा। तो पैरेलल क्यों कहा? क्योंकि करंट को मूव करने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिलेंगे। सीरीज होता तो क्या होता? एक ही रास्ता होता, लेकिन पैरेलल है तो क्या होगा? एक से ज्यादा रास्ते होंगे। याद रखना, सीरीज में आपके पास करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का एक सर्किट है, ये सीरीज है। क्यों? क्योंकि करंट अगर यहां पर आ रहा है तो वो नीचे ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। मगर इसे मैं अगर पैरेलल कर दूं तो अब वो आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस को जो है आपने बहुत अच्छी तरह से अलग अलग रखना है, मिलाना नहीं है। सही है भाइयों? चलो ये बात तो समझ में आ गई कि पैरेलल सर्किट क्या होता है। सीरीज बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब पैरेलल में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, मतलब कुछ एक चीज़ सेम होगी और एक चीज़ सेम नहीं होगी, यानी करंट और वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, पैरेलल में आपके पास वोल्टेज सेम होता है। बात समझ में आई? चलो यहाँ लिख लो, इन पैरेलल। ठीक है, लिख लो अपने पास पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम होगा? वोल्टेज जो है वो सेम है। सेम से क्या मुराद है? समझ लो अगर यहां से वोल्टेज आ रहा है Vs, तो यहां पर भी वोल्टेज Vs आ रहा होगा और यहां पर भी वोल्टेज Vs आ रहा होगा। तो वोल्टेज क्या हुआ? Vs इज इक्वल टू VR इक्वल टू VL। देखो जो वैल्यू, यहां VR भी कह सकते हो इसे, आप चाहो तो इसे VR भी कह सकते हो। ठीक है, इसे भी आप VL कह सकते हो। ठीक है, अगर यहां पर 10 वोल्ट का वोल्टेज है तो यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां पर भी 10 वोल्ट होगा। बात क्लियर हो गई, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। मगर सीरीज में क्या होगा? आई जो है वो आपके पास इज नॉट सेम। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे बात। आई सेम नहीं होगा। अब आई को निकालने के लिए क्या करना है? आई को निकालने के लिए हम जो है वो एक पीछे वाला जाके सर्किट पढ़ेंगे, मतलब आगे जाके हम एक सर्किट पढ़ेंगे RLC सर्किट। तो वहां पर मैं आपको आई निकालना सिखाऊंगा। बात समझ आ रही है?
क्योंकि आई जो है उधर आप फेजर में सीखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो फेजर को याद रखना, फेजर क्या है? फेजर आपके पास ये है कि जो वोल्टेज है, जो करंट है, जो कि आपके पास रेजिस्टर से और इंडक्टर से गुजर रहा है, उसको आप डायग्राम में यानी ग्राफ में बनाकर दिखाते हो। समझ में आ रहा है फेजर क्या है? फेजर आपके पास ये है कि आप अपना वोल्टेज, अपना करंट जो कि रेजिस्टर और इंडक्टर में जा रहा है, इसको ग्राफ में बना के दिखाते हो। बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हमारा फेजर की तरफ। ये फेजर हो गया हमारा, ठीक है, ये फेजर हो गया। अच्छा, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास सिंपल Vs। देखो Vs कैसे होगा? जब आप अपने सर्किट को ऑन करोगे, ब्लैक से मैं Vs बना रहा हूं, ठीक है, एक मिनट जरा बेहतर बना लेते हैं, ठीक है, ये Vs हो गया आपका, ठीक है, ये Vs हो गया और ये टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं हम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये याद रखना। तो जब आप अपना वोल्टेज दोगे तो क्या होगा? वो जीरो से बढ़ना शुरू होगा, जीरो से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग करंट है तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग होगा आपके पास, ठीक है। ये लो, यहां तक बात समझ आ गई। वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या होगी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना V नॉट का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज आपके सर्किट में आएगा। तो मैक्सिमम, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसे, वोल्टेज, वोल्टेज, सही है भाइयों। अच्छा, अब देखो करंट दो जगह पे जा रहा है। अब करंट के लिए बनाते हैं, करंट का ग्राफ बनाते हैं। करंट दो जगह पे जा रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां ये जो है याद रखना, ये आपके पास है Vs, ठीक है। अब देखो करंट आपके पास जब आता है तो वो ऐसे आता है, ठीक है, बेशक वो कम रहेगा वोल्टेज से, लेकिन वो ऐसे रहेगा। ये VR में जो करंट जा रहा है उसका ग्राफ है, ठीक है, जो VR में करंट जा रहा है ये उसका ग्राफ है आपके पास, ठीक है, जो करंट VR में जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी हम मिस्टेक कर गए, यहाँ हमने इसे लाइन में मिला दिया ऐसे, ठीक है, ये लो, देखो ये आपका आ गया वोल्टेज और ये आ गया आपका करंट, ठीक है। तो देखो V ये क्या है? ये आपके पास IR है, यानी ये वो करंट का ग्राफ है जो कि वोल्टेज में जा रहा है। ये ब्लू वाला वो करंट का ग्राफ है जो वोल्टेज में जा रहा है। इसकी अगर इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगला जो आया, अगला आपके पास आया, याद रखना, ये आपके पास π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3/4 पाई होता है, और ये 2 पाई होता है, जो कि आपको पता है। लेकिन जब आपने अपना IR का IL का करंट देखा, ये वाला करंट देखा, तो इसमें कैसा ग्राफ आया? इसमें ग्राफ आया आपके पास इस तरह का, इसमें आपके पास इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ आया, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आया। देखो ये जो बनाया मैंने, ये किस करंट के लिए बनाया? IL। ये क्या चक्कर है कि जो करंट आपके पास आ रहा था IR में वो पॉजिटिव में है, लेकिन जो करंट आपके पास IL है, यानी जो करंट इंडक्टर में आ रहा है, वो नेगेटिव से क्यों शुरू हो रहा है? तो इसकी वजह यह है कि आपके पास इंडक्टर जो है ना, वो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर और रिलीज करता है। तो इस वजह से इसका ग्राफ नेगेटिव में गया। अब आपकी बुक में ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं चाहूँगा, ठीक है। ग्राफ समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके पास लैग है, लैग है। लैग से क्या मुराद है? मैं ज़रा अगर यहाँ पे लिखूँ IL के लिए इक्वेशन, फॉर करंट के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ IL के लिए, फॉर करंट IL, यानी इंडक्टर का जो करंट है उसके लिए, तो ये आपके पास होगा I और साइन ओमेगा टी -90। -90 क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये क्या है, करंट पॉजिटिव में है, यहां ये करंट नेगेटिव में है, तो यानी 90 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखो कि जब ये करंट आपके पास नेगेटिव है तो ये करंट आपके पास नेगेटिव में गया हुआ है, तो 90 का लैग है, एक लैग आया हुआ है, ठीक है, एक करंट में लैग है, तो वो इस तरह से डिफाइन होगा। वैसे ये तीनों इक्वेशन आपकी बुक में नहीं लिखवाई गई हैं,
तो ये था आपके पास कौन सा सर्किट, ये आपके पास था आपके पास आरएल सर्किट। अब एक और चीज़ देखो, इस फेजर डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये हो गया आपके पास वोल्टेज, ये हो गया आपके पास करंट, ठीक है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। अच्छा, अब देखो हमारा, अब हम करंट के लिए ज़रा एक और फेजर डायग्राम बनाते हैं। हमारा जो आई आर है, आई एल है, वो कहाँ पर है, देखो ये आई एल है, याद रखना ना, आई एल है, ये कहाँ से शुरू हुआ, नेगेटिव से, तो हमने इसको आई एल को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब हमारा V किस तरफ है, हमारा V इस तरफ है, समझो ये V हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमारा जो वो है, हमारा जो आई आर करंट है वो पॉजिटिव में है, तो वो ये ऐसे आ गया, ठीक है। बात समझ आई कैसे हुआ। तो ये था आपके पास पैरेलल आरएल सर्किट। अच्छा, अब एक और बात जो याद रखने वाली है, पैरेलल आरएल सर्किट को प्योर इंडक्टिव सर्किट भी कहा जाता है। अब अगला जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आरसी सर्किट, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर मैं इस इंडक्टर को हटाकर कैपेसिटर लगा दूं तो आप देखोगे कि जो वीएस की डायग्राम है या आईआर की जो डायग्राम है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जस्ट तब्दीली किस में होगी, आईएल में तब्दीली होगी। आईएल यहाँ नेगेटिव में है ना, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इंडक्टर के बदलने से ग्राफ बदल रहा है, सिर्फ किसका, आईएल का। तो इंडक्टर के चेंज करने से या कैपेसिटर के लाने से फर्क पड़ रहा है। तो इंडक्टर, इसी वजह से इसे कहा जा रहा है प्योर इंडक्टिव पैरेलल सर्किट। आईआर को चेंज करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कैपेसिटर में लाओ या आप उसमें लाओ, या आप इंडक्टर में लाओ। हाँ, जब आप इंडक्टर को चेंज कर रहे हो या कैपेसिटर ला रहे हो या कैपेसिटर को चेंज करके इंडक्टर ला रहे हो तो फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से इसे कहा जा रहा है प्योर इंडक्टिव पैरेलल सर्किट, कि इसकी वजह यह है कि सिर्फ इंडक्टर के आने जाने से फ़र्क पड़ रहा है ग्राफ में। आईआर की इक्वेशन और वीएस की इक्वेशन सेम रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ये जो आईएल वाला ग्राफ है ये ऊपर चला जाएगा अगर आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो, जो कि मैं अगले में दिखाता हूँ। तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इन सम रिस्पेक्ट द सर्किट ऑफ अ फिगर, ये वाले जो फिगर बना हुआ है, इन सिमिलर टू द प्योरली, ये एक सर्किट इंडक्टिव पैरेलल सर्किट बन जाएगा। इन दिस सर्किट, ये बात तो वही है कि वोल्टेज सेम है तमाम कंपोनेंट में और जस्ट करंट चेंज हो रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आई होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो इसको बनाना सीख लेना, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब इसके बाद हम आरसी सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।